हेलो गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिस्क और टेस्टिंग के बारे में कि रिस्क क्या होता है। उसके बारे में हम कवर करेंगे। लेवल ऑफ रिस्क क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिस्क होता क्या है। रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिसका है ना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के अंदर। तो वो रिस्क होता है। अनवांटेड चीज, अनवांटेड आउटकम को बेसिकली हम रिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कि आपको यहाँ पे सामने डेफिनेशन दिख रही होगी, सेम वही चीज रिस्क के बारे में लिखा हुआ है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन कॉज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ए प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। तो उसको रिस्क बोला जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज होगी, रिस्क का मतलब है कि आप अपने जो प्रिवेंशन कर रहे हो सिस्टम के अंदर, टेस्टिंग ना, बग ना आए, तो ऑब्जेक्टिव क्या था और जो असलियत में हो रहा है उन दोनों को बीच में कोई लैग तो नहीं आ रहा, तो वो रिस्क होता है। तो रिस्क हमें समझ आया। अब रिस्क के ना लेवल्स देखेंगे कि लेवल ऑफ रिस्क क्या होता है। दो तरीके से लेवल ऑफ रिस्क को हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर। तो जो लेवल ऑफ रिस्क होता है वो होता है कि कितनी चांसेस है इवेंट के होने के और कितने लोगों पर इम्पैक्ट जाएगा। तो ये दोनों में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने लोगों पर इम्पैक्ट हो रहा है। क्वालिटी मतलब किस तरीके से होने के इवेंट के चांसेस है। हाई चांस है, मीडियम चांस है, लो चांस है। तो इसके बेसिस पे ना हम एक स्कोर डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोजर स्कोर। तो रिस्क एक्सपोजर स्कोर, तो आरईएस एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रिप्रेजेंट फॉर्म में कि आरईएस हमारा लो है, हाई है, मीडियम है, इस तरीके से। और फिर उसको हम मिटिगेट करते हैं अपने क्लाइंट को। तो इस तरीके से रिस्क की कैलकुलेशन करी जाती है। और इसी आरईएस का यूज करके हम अपनी कौन से मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी टेस्टिंग करने के लिए, वो भी हम इसी आरईएस का यूज करके करते हैं। तो रिस्क एक्सपोजर हमें या रिस्क लेवल हमें क्या डिसाइड करता है कि कौन सा फीचर, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा फेज प्रोजेक्ट के अंदर मोर इंटेंस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट लाई करता है। तो ये हमें आरईएस के थ्रू, लेवल ऑफ रिस्क के थ्रू पता लगता है। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ रिस्क आता है कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, दो तरीके से रिस्क के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। तो रिस्क जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट के, तो वो प्रोडक्ट रिस्क होता है। कुछ एग्जांपल से समझते तो इजीली समझ आएगा कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे जैसे उसको करना चाहिए था। फंक्शनैलिटी फेल हो रही है कुछ सर्टेन कंडीशंस में, जैसे नॉर्मल वर्क चल रहा है लेकिन कुछ एज केसेस में फट रही है। सिक्योरिटी इश्यूज आ जा रहे हैं, जैसे फोरबिडन नहीं आ रहा, अनऑथराइज नहीं आ रहा, कोई भी टोकन प्रोवाइड करने पे एपीआई हिट हो जा रही है, तो वो सिक्योरिटीज इश्यूज है। डाटा का बार बार लॉस हो जा रहा है जब भी हम माइग्रेशन कर रहे हैं, तो ये एक प्रोडक्ट रिस्क है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलती है, बिजनेस लॉस तक हो सकता है, नॉन कंप्लायंस फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिपा एक एक्ट होता है यूएसए के अंदर, प्रोटेक्ट करता है जो यूजर की हेल्थ से रिलेटेड स्टफ, अगर वो फॉलो नहीं करता तो एक सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है यूएसए के अकॉर्डिंगली। तो ये सब नॉन कंप्लायंस का पार्ट कहलाती है। तो इस तरीके से ना ये सब मिलके प्रोडक्ट ऑफ रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चांसेस है कि प्रोडक्ट ऑफ रिस्क के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अगला है प्रोजेक्ट के बाद, प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट रिस्क के, कि प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज की इशू कैसे है, मैनेजमेंट सही हो रही है नहीं हो रही, कोई डिलेज तो नहीं आ रहा, कोई ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा, स्टाफ कम तो नहीं रहे, तो वो प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो रिस्क रिलेटेड टू द वे ऑफ प्रोजेक्ट इज मैनेज, रिसोर्स और एग्जीक्यूटेड। जैसे बजट दो हमारा डिफाइन था, उसके अंदर ओवररन तो नहीं हो रहा, कुछ डिले तो नहीं हो रहा, स्टाफिंग इशू तो नहीं हो रही, कम स्टाफ तो नहीं ले रखा, ज्यादा स्टाफ तो नहीं ले रखा, टूल्स और एनवायरनमेंट जो हम यूज किए है वो उसका टाइमली अवेलेबल यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, जैसे रिसोर्स ज्यादा तो नहीं खरीद लिए, गिटअप एक्शंस के अंदर परचेजिंग ज्यादा तो नहीं कर ली है, स्टेक होल्डर के साथ मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कर दिया। जैसे मान लो हमने 4 स्प्रिंट तक काम किया है और ये चीज डेवलप करी है, लेकिन हमने कम्युनिकेशन में उनको 4 के बजाय मान लो उनको 2 बताया और लिमिटेड रिसोर्सेज बताया, तो कम्युनिकेशन तो नहीं हो गया स्टेक होल्डर के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर बार बार चेंज आया जा रहा है। तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट होने के
प्रोजेक्ट डिले होने का चांसेस पूरा पूरा हो सकता है। तो ये सब अब काइंड ऑफ अ रिस्क है जो आपको क्लाइंट या स्टेक होल्डर को बताना पड़ता है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ रिस्क को हमने देखा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बाद। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डीलिंग विद रिस्क, कि डिस्क के साथ जो रिस्क है उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसी चीज को वो करते हैं कि कोई डिफेक्ट ना आए, नेचुरल डिजास्टर को हम कंसीडर करके चले, अगर कोई रिसोर्स लेफ्ट कर जाता है तो कैसे हैंडल करेंगे, स्किल्ड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए, तभी रिस्क की फैक्टर घटेगा। तो जब ये सब आप फॉलो कर लेते हो तो आप क्या करते हो, रिस्क को मिटिगेट करते हो। बस तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था आपका रिस्क के बारे में। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा इस चैप्टर का, जो कि है इंसिडेंट मैनेजमेंट। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर के अंदर पहुंचेंगे। अगर ऐसे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर लिंक्डइन पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ISTQB की डम्प्स चाहिए तो मैं एक वेबसाइट अभी बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपको 99 रुपए के अंदर सब डम्प्स मिल जाएंगे जल्दी। अब उसी से आपको 80 से 75% एटलीस्ट पेपर उसी के डम्प्स के अंदर से आ जाएगा। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के एसोसिएटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।